ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। कुछ साल पहले की बात करते हैं, सन 1976, जब अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के पहले टीके की खोज की थी, तो शायद दुनिया को नहीं मालूम था कि आगे चलकर यही अमृत की बूंदें तमाम महामारियों के खिलाफ एक रामबाण साबित होगी। आज अगर मानव सभ्यता फल फूल पा रही है, तो इसके पीछे शायद वही एक अमोघ अस्त्र है। दिसंबर 2019 एक वायरस निकला और एक वायरस ने ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपदा खड़ी कर दी। अपने विकास के क्रम में इस तमाम मायावी रूप का आज भी जारी है और बीतते दिनों के साथ ये आपदा संक्रामक होती जा रही है, घातक होती जा रही है। डरना नहीं है, क्योंकि अगर वायरस डाल है तो इंसान और वैज्ञानिक पात हैं। बहुत ही कम समय में हमने इसकी वैक्सीन खोज ली है। इस वायरस का पलड़ा शायद आज इसलिए भारी है कि शायद दुनिया के बहुत से लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। भारत में भी यही हाल है। वैक्सीन को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, लोग नहीं लगवा पा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी बहुत से प्रश्न हैं लोगों के। सांस संबंधी प्रश्न हैं, फेफड़ों से लेकर प्रश्न हैं, खांसी है, बुखार है। ऐसे बहुत से सवालों का लगातार हम जवाब देते आ रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपकी जिज्ञासाएं शांत करते हैं। आज हमारे साथ हैं केजीएमसी कॉलेज लखनऊ के श्वास संबंधी चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने जिज्ञासाएं शांत करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। ट्विटर हैंडल से हमसे जुड़ रहे हैं तो @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज वैक्सीनेशन से ही करेंगे। अब तो लगता है सिर्फ टीका ही एक ऐसी दवाई है या टीकाकरण ही एक ऐसा तरीका है जो हमें इस महामारी से बचा सकता है, या यूं कहें कि भरोसे की अब एक ही लहर नजर आती है, एक ही तरीका नजर आता है, वो है वैक्सीन। देखिए, ठीक कहा आपने। अभी आपने जिक्र किया एडवर्ड जेनर का, जिन्होंने 1897 में सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा था, यानी वैक्सीन खोजी थी जी। और उस वैक्सीन ने उस समय स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया की एक प्रमुख समस्या थी। आपके वो युवा दर्शक जो जानते नहीं कि ये चेचक क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 60 साल से ऊपर के लोगों को कभी चेहरे पे आपने देखा हो छोटे छोटे स्कार, तो आप समझ जाइएगा कि ये वो लोग हैं जिनको हो चुका है चेचक, जो स्मॉल पॉक्स से सफर कर चुके हैं। हालांकि 20वीं शताब्दी में 1975 में इस डिजीज को डिक्लेयर कर दिया गया कि अब ये दुनिया इससे मुक्त हो चुकी है। तो सबसे बड़ी जो बीमारी थी 20वीं शताब्दी की, जो चली आ रही थी 200-300 सालों से, उसकी समाप्ति इसी वैक्सीन से हुई जो एडवर्ड जेनर ने 1897 में खोजी थी। जी। और अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो बहुत बड़ी समस्या थी पोलियो की। जो लोग 21वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि किसी के पैर जो हैं वो टेढ़े हो जाते थे या और दूसरी समस्याएं हो जाती थी। हेलो जी। और इन लोगों ने अपने बचपन में वो खुराक पी है 2 बूंद जिंदगी की, जिसका नाम था पल्स पोलियो अभियान के तहत, और अल्टीमेटली इस पोलियो पे भी हमने विजय प्राप्त की। जी। अब ये जो बताया आपने कि कोविड की चुनौती है पूरे देश में, 200 से ज्यादा देश ये प्रभावित हैं। दुनिया सेकेंड थर्ड वेव से इससे जूझ रही है। हमारा देश भी सेकेंड वेव से ग्रसित है और दुनिया में बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। बहुत सारी मृत्यु हो चुकी है जी। लेकिन ये बात सही है कि 2020 में हमने लॉकडाउन जैसा एक बड़ा हथियार अपना चुके हैं।
अब वो बहुत फीजिबल और प्रैक्टिकल नहीं है। पार्शियल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मेजर है वो वैक्सीन का ही है। और भारत का वैक्सीनेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन के हब भी हैं, हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारे देश में बहुत चलता है। ये अलग बात है कि वो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, लेकिन अब हम दुनिया का सबसे बड़ा एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एडल्ट वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। जी। हमारी शुरुआत में गति जरूर धीमी थी, क्योंकि वैक्सीन को लेके इफ एंड बट्स काफी हुए, तो लोगों में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस कम थी, लेकिन अब समय बदल गया है। आप देखिए 1 मई से जब 18 से 44 वर्ग की वैक्सीन खोली गई है तो इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, करोड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो गए कि फिलहाल लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। जी। और मैं आपको बता दूं कि उत्साह है लोगों में, और वैक्सीन की भी संयोग से अवेलेबिलिटी आप देखिए कि 2 हमारी स्वदेशी वैक्सीन थी, तीसरी विदेशी वैक्सीन, रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5, वो भी आकर हमें अवेलेबिलिटी हो गई है। और अब तो हमारी सरकार ने खोल दिया है मॉडर्ना और फाइजर जैसी दूसरी अन्य वैक्सीन का रास्ता भी। जी। तो हमारे सामने वैक्सीन की वैरायटी है, हमारे सामने वैक्सीन की वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब हमारा उस स्पेस में पहुंच गया है कि हम दुनिया में हमारी स्पीड सबसे आगे हो गई है। यानी अप्रैल के महीने में हम सबसे आगे निकल गए हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अभियान में। जी। और ये वास्तव में हमें करना भी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हम आबादी के क्षेत्र में देखें तो हम दूसरे नंबर के देश हैं। बहुत बड़ी आबादी है हमारी, लगभग 135 करोड़ लोगों की। और उस 135 करोड़ लोगों में से अगर हम देखें 18 साल से ऊपर के लोग, तो ये भी 100-110 करोड़ होंगे, और उनके करीब 70-80% जी, यानी लगभग 90 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है। और 90 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का मतलब हो गया कि 180 करोड़ डोजेज, क्योंकि एक वैक्सीन लगती है 2 डोज। जी। और ये 2 डोज के बीच में जैसा कि अंतर होता है वो 6 से 8 हफ्ते का होता है। तो हम आपके दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि अपने बारी आने पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। सीनियर सिटीजन को और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए तो सरकार ने ये भी छूट दे दी है कि प्रायर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है, लेकिन 18 से 44 साल के बीच में जो लोग हैं उनका प्रायर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो अपना सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। यही एक ऐसा हथियार है जो अल्टीमेटली इस देश को यानी भारत को कोरोना मुक्त करेगा। जी। केवल हर्ड इम्यूनिटी में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इजराइल एक देश है, सबसे पहले उसने 81% अपने देश का इम्यूनाइजेशन करके अपने को कोरोना फ्री कर लिया है। तो हमें भी लगभग 70-80% हमारी जो पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर की, उस 70-80% पॉपुलेशन को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम सामाजिक या सामूहिक इम्यूनिटी कहते हैं, वो पैदा हो पाएगी, और तभी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जी। और डॉक्टर सूर्यकांत, ये तभी होगा जब जल्द से जल्द लोग आगे आएं और वैक्सीनेशन करवाएं, टीका लगवाएं। जी जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी एक प्रश्न उठता है कि अब जो लोग ठीक हो रखे हैं, कोरोना से ठीक होते जा रखे हैं, उन्हें कितने वक्त बाद अपनी पहली डोज लेनी चाहिए, या वो व्यक्ति जो पहली डोज लेने के बाद कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, उन्हें अपनी दूसरी डोज कब लेनी चाहिए? जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं पहले आता हूँ कि मान लीजिए जिनको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है जी, और वो नेगेटिव डिक्लेयर हो गए या क्योर डिक्लेयर हो गए, एसिम्प्टोमेटिक हो गए, तो कम से कम 2 हफ्ते का उन्हें इंतजार करना चाहिए, तब वो पहली डोज लगवा सकते हैं। जी। अब दूसरे लोग जो हैं जिन्होंने पहली डोज लगवा ली लेकिन उसके बाद भी संक्रमित हो गए, लोगों में भय है कि साहब हमने वैक्सीन लगवा ली फिर भी हम संक्रमित क्यों हो गए। तो देखिए, पहली डोज जब आप लगवाते हैं तो करीब 50-60% इम्यूनिटी आपको पैदा होती है, और दोनों डोज जब लगवा लेते हैं तो भी करीब 80% आप प्रोटेक्शन आपको मिलता है। जी। लेकिन वैक्सीन का फायदा ये है कि वैक्सीन होने के बाद भी कोविड हो सकता है, क्योंकि कोरोना का जो हमारे सांस मार्ग में यानी नाक से होते हुए हमारी सांस जब हम लेते हैं उस सांस मार्ग से होते हुए अंदर बाहर जाना, ये रुकता नहीं है। कोई दुनिया में ऐसी वैक्सीन नहीं है जो एक शटर डाल दे आपके नाक के आगे कि भाई अब सांस में वो कोरोना आ नहीं जाएंगे। एक ही शटर है, उसका नाम है मास्क। अगर वो आप लगाए हुए, इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीन के पहले भी वैक्सीन के बाद भी, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, दवाई भी और कड़ाई भी। जी। तो वही एक बचा सकता है कि कोरोना को अंदर बाहर जाने के लिए। तो संक्रमण हो जाता है कई बार पहली डोज के बाद भी और दूसरी डोज के बाद भी।
लेकिन वो संक्रमण बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होता है, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता है, निमोनिया नहीं होता है, ARDS नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और बहुत सीवियर डिजीज नहीं होती है। जी। तो अब आपको पहली डोज के बाद अगर किसी को संक्रमण हो गया है तो मान लीजिए दूसरी डोज ड्यू है और वो दूसरी डोज जो ड्यू है वो 2 हफ्ते के अंदर आ रही है, तो उस डेट को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं और इतना तक बढ़ा सकते हैं कि मान लीजिए आप दो डोज के बीच में गैप 6 से 8 हफ्ते का होना चाहिए, तो ये 12 हफ्ते तक बढ़ सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं है। आप बता दीजिए कि मेरा 2 हफ्ता बढ़ा दिया जाए या 3 हफ्ता बढ़ा दिया जाए, वो शेड्यूल आपका बढ़ जाएगा और आपका 12 हफ्ते के अंदर भी अगर दूसरी डोज लग जाती है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी। डॉक्टर सूर्यकांत, अब जैसे कि 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी, युवाओं के लिए भी अब वैक्सीनेशन खोल दिया गया है। ऐसे में वो व्यक्ति जिन्हें अब दूसरी डोज लगनी है, क्या उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी वैक्सीनेशन में, या उनके लिए कुछ अलग से सीमाएं या कुछ अलग से लाइन या कुछ और अलग से तैयार किया गया है चार्टर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिनको दूसरी डोज लगनी है वो बहुत जरूरी है। देखिए, पहली डोज तो आप डिले कर भी सकते हैं कि भाई पहली डोज इस थोड़ा सा स्पेस दे दिया गया, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया, लेकिन दूसरी डोज को आप कब तक बढ़ा सकते हैं बिना कारण के? एक कारण तो हो सकता है कि भाई कोविड हो गया, इसके कारण आपको बढ़ानी पड़ी जी। लेकिन अगर आपकी दूसरी डोज शेड्यूल्ड है, मान लीजिए 10 मई को शेड्यूल्ड है, तो वो दूसरी डोज 10 मई को लगनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन आप इधर उधर कर सकते हैं जी। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए इसी दौरान किसी को अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो दूसरे शहर में भी ये लग सकती है। केवल आपको पहली डोज का जो चार्ट मिला होगा वो दिखाना होगा और अपना आधार कार्ड दिखाना होगा जी। आपको दूसरी डोज भी वहां भी लग जाएगी। तो नेचुरली है, जो सेकेंड डोज है वो प्रायोरिटी पे है और सेकेंड डोज, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी दोनों डोजेस 80% जनता को लगवानी है जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके, तो नेचुरली सेकेंड डोज प्रायोरिटी पे है। जी। डॉक्टर सूर्यकांत, देखा गया है कि किसी व्यक्ति को कोविड हो जाता है नंबर 1 और ठीक हो जाता है नंबर 2। दोनों ही स्थिति में उसको बहुत ही वीकनेस होती है, बहुत ही कमजोरी होती है। ठीक होने के बाद भी उसे काफी दिन तक, काफी महीने तक वीकनेस रहती है। ऐसे में ऐसे मरीजों को या ऐसे ठीक हुए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसको हम लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। ये जो कोविड पीरियड है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं जी। पहला, कोविड के लक्षण हुए, रिपोर्ट पॉजिटिव आई और आपको कुछ लक्षण रहे और उसके बाद आप ठीक हो गए जी। ये लगभग 3 हफ्ते का टाइम होता है, इसको हम कहते हैं कोविड फेज। फिर 3 हफ्ते से लेकर और 3 महीने तक अगर कोई लक्षण है आपको तो उसको हम कहते हैं पोस्ट एक्यूट कोविड जी। और उसके बाद 3 महीने के बाद भी अगर किसी को लक्षण रहते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट क्रॉनिक कोविड जी। तो ये जो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड टर्मिनोलॉजी है ये इसीलिए इस्तेमाल की गई है और हम लोग भारत के करीब 26 एक्सपर्ट लोगों ने मिलके, जिसमें मैं भी शामिल हूं, एक हम लोगों ने एक्सपर्ट ओपिनियन बनाई है कि कैसे इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित किया जाए, उनका क्या ट्रीटमेंट पॉलिसी हो और इसको हम लोगों ने पब्लिश भी किया है, इसको प्रकाशित किया है इंडियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिजीजेज में जी, जिसमें लोग देख सकते हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं और कैसे कैसे इसको मैनेज किया जाता है। अक्सर जो प्रॉब्लम होती है पोस्ट कोविड वो होती है कमजोरी होना, थकान होना, चक्कर आना, रात को नींद कम आना, घबराहट होना, पसीना निकलना, क्रैम्प्स होना और कभी कभी छोटा मोटा बुखार भी आ सकता है जी। ये सब जो लक्षण होते हैं ये एक्चुअली ज्यादातर लक्षण जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति कोविड होने पे एक तरह से सदमे में चला जाता है। उसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा है ये, क्योंकि कोविड का खौफ इतना हो गया है, उसे लगता है कि जैसे अरे कोविड हमें हुआ उसके बाद हम बच गए, मतलब हमें दूसरा जन्म हो गया, मतलब हमारी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं तो लोगों में थोड़ा भय, थोड़ा तनाव, थोड़ा दबाव, थोड़ा कोरोना का प्रभाव ये सब पैदा हो जाते हैं और उसके कारण प्लस कुछ हार्मोनल केमिकल चेंजेस हो जाते हैं शरीर में, उसके कारण ये सब लक्षण पैदा हो जाते हैं जी। कुछ लोगों को जिनके फेफड़े में निमोनिया हुआ है और उनको जो है वो थोड़ी सी सांस लेने की तकलीफ भी हो जाती है तो जब चलते फिरते हैं थोड़ा ऑक्सीजन भी नीचे हो जाता है तो हेलो। हाँ जी सर, कहिए। हाँ ठीक है। तो ऐसे लोगों को एक बार किसी पल्मोनोलॉजिस्ट यानी रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट को दिखा लेना चाहिए
और उससे कुछ दवाएं भी दी जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से ही दवाएं लेनी चाहिए। और जो एक 3 महीने के बाद भी जो चेंजेस हो जाते हैं, तो कई बार लंग में इतनी फाइब्रोसिस हो जाती है कि काफी कुछ फेफड़े का हिस्सा वो काम नहीं करता है। तो उसको रोकने के लिए भी कुछ दवाएं ट्रायल में चल रही हैं जी, जिनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। क्या उनको दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रयोग किए जा रहे हैं कि क्या कुछ दवाएं पहले से दे दी जाए तो कम से कम लंग में फाइब्रोसिस हो। और पोस्ट कोविड सिम्टम्स उनको ज्यादा देखे गए हैं जिनका अस्पताल में जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, जो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन साथ में ये सब बीमारियां ज्यादा हैं, और उनको ज्यादा लंबे समय तक ऑक्सीजन पर रखा गया है या वेंटिलेटर पर रखा गया है, या उन्होंने लंबे समय तक अस्पताल में जिनको भर्ती होना पड़ा है। तो ऐसे लोगों में पोस्ट कोविड प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती हैं जी। लेकिन फिर भी एक पूरा का पूरा चंक है, काफी लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है। मुझे लगता है कि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि धैर्य रखना चाहिए। आप एक लड़ाई जीत चुके हैं, आप घबराइए मत। मुख्य लड़ाई तो आप जीत ही चुके हैं कि आप कोरोना फ्री हो गए। अब ये छोटी मोटी आफ्टर इफेक्ट बचा है, ये भी आप जीत लेंगे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर, हम अब चर्चा अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, बड़ौद से महेश शर्मा। महेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार भैया। हाँ, मैं जो है सेकंड डोज भी लगवा चुका हूँ और जो है सुरक्षित हूँ। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। जी जी। ये मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी कि बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, इनके लिए वैक्सीन कब आ जाएगी, ये बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर। देखिए, 18 से ऊपर साल के जो बच्चे हैं, मतलब बड़े बच्चे हैं, उनके लिए तो वैक्सीन आ चुकी है, उनका वैक्सीन लगना प्रारंभ भी हो चुका है। बच्चों को बोलिए कि अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके, मोबाइल इस्तेमाल करके अपना रजिस्ट्रेशन करें ऐप में, और अपनी वैक्सीन जो डेट मिलती है उसके हिसाब से लगवाएं जी। अब रही छोटे बच्चों की बात, तो देखिए अभी छोटे बच्चों के लिए ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के। हो सकता है निकट भविष्य में उन बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाए, तो फिर उन बच्चों के लिए वैक्सीन लग पाएगी। फिलहाल 18 साल से नीचे की उम्रों के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जी। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि ऐसे बच्चों की, भाई ज्यादातर बच्चों की स्कूल तो इस समय बंद है, परीक्षाएं भी पोस्टपोन कर दी गई हैं, तो घर के अंदर ही रहना चाहिए। बस एक सुझाव मैं ये दूंगा कि वो अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, खान पान ठीक रखें। आजकल तो ज्यादातर वैसे भी रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद है, तो घर में हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, फल खाएं, दूध पिएं, दाल खाएं, चना मटर प्रोटीन ये सब खाएं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सुबह शाम सभी घर वालों को, खुद भी और सब घर वालों को स्टीम जरूर दें, भाप जरूर दें। तो भाप लेते रहेंगे तो, और थोड़ा बहुत प्राणायाम जरूर करें। तो भाप जो होता है, एक तरह से मैं अक्सर कहता हूं कि सांस मार्ग को एकदम क्लियर करता है, और कोरोना जो है वो सांस मार्ग से ही जाता है। सांस की नली में कोई सूजन है उसको भी ठीक कर देता है। तो सांस की जो नलियां हैं वो साफ सुथरी और बिना सूजन रहित ये इस तरह की होनी चाहिए, तो भाप उसमें फायदा करती है जी। और दूसरा, प्राणायाम करते रहेंगे तो जैसे जिम जाने पे, आपका वजन उठाने पे आपकी बाइसेप्स वगैरह मसल्स बनती हैं, आपकी बॉडी बनती है, उसी तरह प्राणायाम भी एक तरह से एक्सरसाइज है फेफड़े की, तो फेफड़ा आपका मजबूत होता है। तो बच्चों के फेफड़े भी मजबूत रहेंगे अगर प्राणायाम करेंगे, स्टीम लेते रहेंगे तो भी सुरक्षित रहेंगे, और खान पान उनका अच्छा रहेगा तो भी रहेंगे। और बाहर निकल भी जाए अगर गलती से, तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि एक दूसरे पे मिलने पे नमस्ते करना, और हाथ धोते रहना, मास्क लगा के रखना, और 2 गज की दूरी बना के रखना, ये अगर बच्चे पालन करते रहेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत, आपने भाप लेने की, स्टीम लेने की बात की है जी। कितनी देर तक स्टीम लेनी चाहिए और दिन में कितनी दफा लेनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कई लोग जो है वो दिन भर भाप ही लेते रहते हैं, अपना गला वाला मुंह सब जला लेते हैं जी। तो मेरा कहना है कि सिर्फ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, बस 2 बार की भाप 5-5 मिनट सुबह शाम, ये काफी है, इतनी ही लेनी चाहिए जी। अगले श्रोता से बात करते हैं, इंदौर से संतोष जोशी। संतोष जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये है, मेरे को सल्फा ड्रग्स और ब्रोकेन रिएक्शन होती है जी। तो सर वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं? नहीं लगवा सकते हैं। किसी भी दवा से अगर आपको कोई रिएक्शन होती है, चाहे वो पेनिसिलिन हो, सल्फा हो, या और कोई दूसरी दवा हो, अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते जी।
और कौन लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं? फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चे वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती हैं, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा सकती हैं। वैक्सीन वाले दिन अगर आपको बुखार आ गया है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। वैक्सीन वाले दिन अगर आपको कोई ऐसी बीमारी का अटैक आ गया है, मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, तो आप नहीं लगवा सकते हैं। आपको अस्थमा का अटैक आ गया तो आप नहीं लगवा सकते जी। तो ये सब वो ग्रुप हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। जो एलर्जी है वो तो परमानेंटली नहीं लगवा सकते हैं, और ये लोग टेम्पररी उस दिन नहीं लगवा सकते हैं। अगर किसी को बचपन में या और पहले किसी वैक्सीन से भी एलर्जी हुई है तो वो लोग भी वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे अगले श्रोता हैं, ये नियमित श्रोता हैं हमारे दिल्ली से जय किशन अग्रवाल। जय किशन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी जय किशन जी, नमस्कार। हम जी हमारे देश में 16 करोड़ डॉक्टरों ने वैक्सीन लगाकर हम सब लोगों को जिंदा रखा है और फिर हॉस्पिटलों में ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के उन लोगों को। जी बहुत धन्यवाद। अब मेरा एक प्रश्न है कि मेरी वाइफ 71 साल की उम्र है, मेरी 76 साल है, मैं दोनों वैक्सीन ले चुका हूँ, 25 दिन हो चुके हैं। अब मेरी वाइफ को कल रात से थोड़ा तबीयत खराब सी हो गई, हमने पैरासीटामोल दिया, सुबह वो नहाई भी, नहाने के बाद उनको 101 बुखार हो गया और उसका सारे दिन बदन में दर्द रहा उनके, और उनको ठंड लग के चल रहा है। तो अब मुझे ये कहा है कि हमने फिर डोलो दी, 6 घंटे के बाद फिर बुखार चढ़ गया, डोलो दी, खाना पीना कम हो गया। तो मुझे बताएं क्या मैं RT-PCR दोबारा कराऊं या मैं कोई और दूसरी डोज लूं, क्या करूं? अगर ठीक हो जाए, अगर देखिए सर्दी लग के बुखार लगा है जैसा आप बता रहे हैं। हेलो, हाँ सर कहिए, वो सुन रहे हैं। हाँ, अगर सर्दी देखिए इनको बुखार लगा है तो बुखार का कारण कोई और भी हो सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं तो कहता हूं कि हर बुखार को आप कोरोना समझिए, हर जुकाम को कोरोना समझिए, हर लक्षण को कोरोना समझिए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है। तो एहतियात के तौर पर ये RT-PCR भी करा लें जी, और घबराने की कोई बात नहीं। पूरी तरह इनको सुरक्षा कवच मिल चुका है, दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं। अगर इनको कोरोना होगा भी तो बहुत मामूली होगा, 1 आध दिन बुखार आएगा और बस खत्म जी। तो एहतियात के तौर पर इनको कोरोना का टेस्ट RT-PCR करा लेना चाहिए। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नमस्कार, मैं धर्मवीर जी नमस्कार, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी कहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि पहली डोज जो है हम लगाते हैं, दूसरा डोज है, और इसकी मियाद कितने टाइम तक की रहेगी? और जैसे 8 महीने रहेगी, 1 साल रहेगी, फिर हमें इसके बाद दोबारा ही डोज लगाएगी, ये ठीक करेगी 1 साल बाद, और इसकी मियाद कितनी है? दूसरा सवाल ये है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट उनको क्या ये डोज लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? और अगर टीका लगवाने कोई पेशेंट जा रहा है, कोई पेशेंट तो नहीं कहूँगा मैं कि जो इंजेक्शन लगवाने जाएंगे तो वो क्या खाना खा के जाएं या खाली पेट जाएं? और दूसरा, ये जो कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं लोग अलग अलग तरीके की, तो क्या वो अपना पूरा प्रोग्राम डॉक्टर साहब को पहले बताएं कि हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद फिर कैसे उनका जानकारी मिलेगी कि आपको टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? जी डॉक्टर सूर्यकांत, तो आपके देखिए 4 प्रश्न हैं, मैं उल्टे से उत्तर देता हूँ। आपने जिस क्रम में पूछा उसके उल्टे क्रम में उत्तर देता हूँ, क्योंकि पहला प्रश्न आपका थोड़ा कठिन है। जी देखिए, चौथा प्रश्न आपका है कि जो ऐसे लोग जिनको कई बीमारियां हैं, उनका दवाएं चल रही हैं, तो क्या वो दवाइयों को कंटिन्यू रखें? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो डायबिटीज की दवा खाते हैं तो सुबह नाश्ता करके जाएं तो डायबिटीज की दवा जरूर खाएंगे। ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, ब्लड प्रेशर की खाएंगे। हार्ट की खाते हैं तो हार्ट की खाएंगे। लिवर की खाते हैं तो लिवर की खाएंगे। किडनी की खाते हैं तो किडनी की खाते हैं। तो कोई भी बीमारी की दवा खा रहे हैं तो वो दवाएं खानी है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वैक्सीन के लिए जाएं तो क्या सावधानियां बरतें? तो वैक्सीन जाएं तो खाली पेट मत जाएं। जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, टीका उत्सव की बात की है, बड़े खुशी खुशी टीका लगवाने जाएं, वो ठीक बात है, लेकिन आप ब्रेकफास्ट करके जाएं, अपना मनपसंद जो नाश्ता है वो करके जाएं, और आप साथ में थोड़ा पानी ले जाएं, एक अटेंडेंट साथ में ले जाएं। और हाँ, जो कोविड का हमारा जो अनुशासनात्मक व्यवहार है, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बाहर निकलते ही शुरू हो जाता है। जैसे बारिश में आप छाता एकदम लेके चलते हैं, उसी तरह आप बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, 2 गज की दूरी बना के रखें, और किसी से हाथ ना मिलाएं बल्कि नमस्ते करें। और जहां कहीं मौका मिल जाए साबुन पानी का वहां हाथ धो लें, और साबुन पानी ना मिले तो अपने जेब में एक पेपर सोप रखें और जिससे धो लें।
और वहाँ जैसा वैक्सीन लगने के बाद बताया गया है कि आधा घंटा वेटिंग एरिया में रहना है, तो वहाँ आधा घंटा वेटिंग एरिया में रहें और उसके बाद आप घर आ सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न आपने पूछा था, इसकी मियाद कितनी है? जी, यह है कि ये जो वैक्सीन हमने लगवाई है, ये वैक्सीन का असर कितना रहेगा। देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में अभी कहा नहीं जा सकता है कि 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा या 5 साल रहेगा या लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये धीरे धीरे जब असर आएगा, हमारी एंटीबॉडी कब तक रहती है, जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है वो कितनी लंबे समय तक रहती है, ये आगे समय ही पता चल पाएगा। इस समय न डॉक्टर सूर्यकांत के पास इसका जवाब है, न किसी और दूसरे डॉक्टर के पास पूरी दुनिया में जवाब है। लेकिन हाँ, इसका जवाब भी शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा आगे आएगा और तब हम एक बार फिर इस प्रोग्राम में आएंगे और आपको बताएंगे। जी, डॉक्टर सूर्यकांत, अब अपने आखिरी श्रोता को इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कुल्लू से राजू सिंह जी। राजू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भैया। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल मौसम तब्दील हो रहा है कि लोगों को बुखार जुकाम हो रहा है सर, हर बुखार जुकाम कोरोना है। तो सर नंबर 2 है, मेरा प्रश्न है कि अभी सर अमेरिका में ऑर्डर आ गया है कि जिसने 2 इंजेक्शन लगाए हैं उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या सर हमारे इंडिया में नहीं ऐसा हो सकता? सर जी, होगा इंडिया में भी होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। अभी थोड़ा रुक जाइए। अभी देखिए 2021 में तो मास्क आपका उतरेगा नहीं, आप जान लीजिए। जब तक आपके देश में 90 करोड़ लगभग लोगों को टीका नहीं लग जाता, दोनों डोज। आप देखिए, इजराइल ऐसा देश है, अभी अमेरिका में तो मास्क नहीं उतरा है, लेकिन इजराइल ऐसा देश है जिसने 81% लोगों को अपना टीका लगवा लिया है और वहां के लोगों का मास्क उतर गया है। जी, तो हमें भी थोड़ा धैर्य करना होगा, क्योंकि हमारी इजराइल की जनसंख्या बहुत कम है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो हमें अपने देश की 90 करोड़ जनसंख्या को टीका लगवाने में अभी बहुत टाइम लगेगा और जब तक हम उसका टीकाकरण पूरा नहीं कर लेते, जब तक हर्ड इम्यूनिटी पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम मास्क हटाने की बात सोच भी नहीं सकते और सोचेंगे भी नहीं तो हमें कोरोना की तीसरी वेव का भी सामना करना पड़ सकता है। जी, डॉक्टर सूर्यकांत, अब आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर और हाइजीन को लेकर? जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दवाई भी खवाई भी, तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बिल्कुल छोड़े मत। वैक्सीन आपने 1 लगवाई हो, 2 लगवाई हो या अभी ना लगवाई हो, लेकिन लोगों से हाथ मिलाने से बचें, बल्कि नमस्ते करें, हाथ धोते रहें, बाहर निकलने पर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बना के रखें। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर किसी को कोई भ्रम फैला रहा है तो उसको दूर करें। तो इसलिए वैक्सीन को चुनें, वायरस को नहीं। जी, डॉक्टर सूर्यकांत, इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए और इतने सारे उपाय बताने के लिए कि हम कोरोना से दूर रह सकते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। कोरोना कई बार ठीक होने के बाद भी मरीज को परेशान कर सकता है, इसलिए जब आप कोरोना से ठीक हो जाएं तो भी इस बीमारी से जुड़ी सावधानियों का पालन करते रहिए, मास्क पहनते रहिए। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी 4 से 6 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगवाएं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप अपनाते रहिए, हाथ धोते रहिए, अपना खान पान सही रखिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और जितना कम से कम हो लोगों से मिलिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, वैक्सीन जरूर लगाइए, खुद भी बचिए, परिवार को बचाइए और समाज को भी बचाइए। इन शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। कल 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।